नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरवाइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है ऑडी की ई-ट्रॉन जीटी। और ये जो गाड़ी है ये अपनी तरह की इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे ज़्यादा फास्ट गाड़ियों में से एक है। यहाँ पर लगा है 93.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि इसे देता है 475 एचपी की पीक पावर। और पावर के साथ साथ टॉर्क है यहाँ पर 630 न्यूटन मीटर्स की। अगर आप बूस्ट मोड में जाते हैं, यानी कि अगर आप राइट पेडल यानी कि एक्सेलरेटर पेडल को जोर से प्रेस करते हैं, तो 2.5 सेकंड्स तक के लिए यहाँ पर ओवर बूस्ट मिलता है, जहाँ पर आपको पावर जो है 475 से बढ़ के 530 एचपी मिलती है। और टॉर्क भी 10 न्यूटन मीटर से बढ़ के 640 न्यूटन मीटर्स पर मिलता है। इस सारी पावर और टॉर्क के साथ ये गाड़ी 0 to 100 सिर्फ 4.1 सेकंड्स में कर लेती है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा पावर चाहते हैं तो इसका एक RS वर्जन भी आता है, जहाँ पर आपको पावर मिलती है 600 एचपी की और टॉर्क मिलती है 830 न्यूटन मीटर्स की। वहाँ पर 0 to 100 ये गाड़ी 3.3 सेकंड्स में कर लेती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, सुपर कार टेरिटरी में आता है। अगर आप टॉप स्पीड की बात करें तो ये गाड़ी 245 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अटेन कर सकती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है। अगर आप RS के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको 250 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। अब जब आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है ये ज़रा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है जो कि इंजन को पावर दे रहा है। यहाँ पर बैटरी से पावर सीधी मोटर में जाती है और डायरेक्टली सारी पावर व्हील पर पहुँचती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्टैंड स्टिल से गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो वो सारी शक्ति, वो सारी टॉर्क आपको ज़्यादा अर्ली मिलती है और आपको जो दैट सेंस ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो ज़्यादा जल्दी महसूस होता है। और इसका मतलब ये है कि जब आप एक स्टैंड स्टिल से इस गाड़ी को लॉन्च करते हैं तो जो पुशबैक आपको मिलता है वो एक इलेक्ट्रिक कार में आपको ज़्यादा प्रोनाउंस्ड तौर पे मिलता है। अभी कुछ वक्त पहले मैं दुबई में था और वहाँ पर मैं कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स में गया और रोलर कोस्टर्स जो होते हैं वो कुछ दो तरह के होते हैं। कुछ रोलर कोस्टर्स में आपको ऊपर लेकर के नीचे की तरफ छोड़ा जाता है और कुछ रोलर कोस्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको स्टैंड स्टिल से लॉन्च किया जाता है, स्लिंग शॉट। ये गाड़ी भी कुछ उसी तरह का आपको अनुभव देती है। स्टैंड स्टिल से जब आप इसे लॉन्च करते हैं तो आपके पेट में मानो कुछ तितलियाँ सी उड़ रही होती हैं और आपको प्रॉपर पुशबैक मिलता है। तो जो सेंसेशन है एक स्पीड का, एक्सेलरेशन का, वो इलेक्ट्रिक कार्स में आपको जो इंजन वाली कार्स होती हैं उसके बनस्पत ज़्यादा मिलता है। और ये जो प्रोग्रेशन है ये बहुत ही लीनियर होता है। अब अगर आप ट्रांसमिशन की बात करें तो जनरली इलेक्ट्रिक कार्स में जो ट्रांसमिशन है उसमें मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन नहीं होते हैं। जो इंजन वाली कार्स हैं उसमें आपको 7 स्पीड, 8 स्पीड, 9 स्पीड तक ट्रांसमिशन मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। जो फर्स्ट स्पीड है वो है इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। आप भले ही स्टैंड स्टिल पे हो या फिर अगर आप एक कंटिन्यूस स्पीड पे भी चल रहे हैं और सडनली आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो जो फर्स्ट स्पीड ड्राइव है वो आपको उसमें मदद करता है। और अगर आप क्रूज़ करना चाहते हैं तो जो सेकंड स्पीड है वो एक्शन में आ जाती है। तो यहाँ पर ये 2 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम आपको मिलता है। और इसके अलावा ये जो पैडल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पैडल्स गियर शिफ्ट्स करने के लिए नहीं है। ये पैडल्स रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का लेवल निर्धारित करते हैं। तो अगर आप ये माइनस वाला बटन दबाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये चार्ज जो आप देख रहे हैं इसका लेवल अभी बिल्कुल नीचे है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कर रही है। अगर आप इसे एक्सेलरेट करके छोड़ देंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से डेसेलरेट करेगी और बैटरी को रिचार्ज करेगी। लेकिन अगर मैं ये प्लस वाला बटन दबाऊँ तो ये देखिए अभी चार्ज का जो ये लेवल है ऊपर चला गया है, एक और ऊपर चला गया है और यहाँ पर 3 लेवल्स हैं। तो अभी ये लोएस्ट लेवल पे है, यानी कि अगर मैं तेज़ एक्सेलरेट करके इसे छोड़ दूं तो ये तेज़ी से डेसेलरेट नहीं होगी, रिचार्ज जो है वो ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। अगर आप इसे मैक्सिमम अग्रेसिव मोड में भी डालते हैं तो वहाँ पर भी ये कुछ और गाड़ियों से ज़रा कम है। लेकिन याद रखिए कि ये जो पैडल्स हैं ये यहाँ पर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का लेवल निर्धारित करते हैं, ये गियर शिफ्ट्स के लिए नहीं है। इसके अलावा हम लोग इस गाड़ी को ज़रा एक बार 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर पे लॉन्च भी करके देख लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा अनुभव है जो मैं आपको हालांकि अनुभव करा नहीं सकता लेकिन दिखा ज़रूर सकता हूँ। और ये जो गाड़ी है ये बहुत ही तेज़ी से 0 to 100 अपना अचीव करती है। तो हम इसे ज़रा साइड में रोकते हैं और लेफ़्ट फुट जो है वो ब्रेक पर, राइट फुट एक्सेलरेटर पर, और ये हम चले और ये हमने 100 भी क्रॉस कर लिया है। 4.1 मेरे ख्याल से शायद ज़रा अंडरस्टेटमेंट है। ये गाड़ी बहुत ही तेज़ी से एक्सेलरेट करती है और आपको बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी सीट में पुश बैक कर देती है। सीमलेसली
एक्सेलरेट करती है। यहाँ पर जैसा कि आपने मैकेनिकल ट्रांसमिशन में देखा होगा, जब गियर शिफ्ट होते हैं तो एक हल्का सा जर्क महसूस होता है, आपको महसूस होता है कि एक गियर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर प्रोग्रेशन बिल्कुल सीमलेस होता है, गाड़ी बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है और आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से ये आगे बढ़ी। बीच में किसी तरह का कोई ब्लिप या फिर किसी तरह का कोई गैप महसूस नहीं होता है। तो ये जो अनुभव है एक अलग तरह का अनुभव है। अब ये जो स्टीयरिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी क्विक लगा मुझे, थोड़ा लाइट भी है। अगर आप इसे BMW की कार से कंपेयर करें तो ये जो स्टीयरिंग है ज़रा मुझे लाइट लगा, ज़रा क्विक भी लगा। मेरे ख्याल से मैं इसे काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा ट्रैक के ऊपर, लेकिन ऑन अ डे टू डे बेसिस अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो शायद इसमें ज़रा और वेट होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। बट अगर आप बात करें इस गाड़ी की ग्रिप की और हैंडलिंग की, तो वहाँ पर किसी तरह की कोई शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर E-Quattro मौजूद है। चारों पहियों पर आपको बराबर ग्रिप मिलती है। और जो मैकेनिकल क्वात्रो है वो अपने आप में बड़ा लेजेंडरी है। लोग जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में क्वात्रो है तो आपको रोड पर अगर स्लिपरी सरफेस है, बारिश में चला रहा है तो ग्रिप बहुत ज़बरदस्त मिलती है। लेकिन यहाँ पर E-Quattro सिस्टम और भी ज़्यादा एफिशिएंट है और साथ में यहाँ पर जो टायर्स हैं वो भी काफ़ी चौड़े हैं। 245 सेक्शन टायर्स आगे लगे हैं, 285 सेक्शन टायर्स पीछे लगे हैं और ये जो वाइड रबर है इसे बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिप देता है। अगर आप इसे कॉर्नर्स पर चला रहे हैं तो इसका सस्पेंशन जो है वो भी ज़बरदस्त है और आप इसे थरली एंजॉय कर सकते हैं। एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली फील आपको यहाँ पर मिलती है। आप भले ही इसे स्टैंड स्टिल से लॉन्च करें या फिर मिड रेव्स में, रेव्स तो यहाँ पे खैर होते ही हैं, लेकिन मिड स्पीड से अगर पार्ट थ्रॉटल पे लॉन्च करें, जो एक्सेलरेशन है वो एकदम इंस्टेंट है और ये एक प्रॉपरली थ्रिलसम एक्सपीरियंस है। आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं। जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर ऑलमोस्ट सुपर कार लेवल पर है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो रियर डिफरेंशियल लॉकिंग भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। स्टैंडर्ड फिटमेंट जो है वो लॉकिंग डिफरेंशियल आपको पीछे की तरफ नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ कैबिन बहुत ही अच्छे से इंसुलेट किया गया है। अब हालांकि यहाँ पर इंजन नहीं है तो इंजन की नॉइज़ भी नहीं है। इंजन की नॉइज़ नहीं है तो जनरली जो नॉइज़ अंदर फिल्टर होती रहती है, थोड़ी बहुत ही हो बट फिल्टर ज़रूर होती है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आती। तो इसलिए जो टायर नॉइज़ है, जो रोड से टायर की नॉइज़ कैबिन में आती है, वो शायद आपको ज़रा ज़्यादा सुनाई दे। हो सकता है कि अगर आप तेज़ स्पीड्स पे चल रहे हैं तो विंड नॉइज़ भी आपको ज़रा ज़्यादा सुनाई दे, क्योंकि ये गाड़ी अपनी स्पीड मास्क करती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड पर पहुँच गए। तो जब आप उस स्पीड पर चलते हैं तो शायद आपको ऐसा लगे कि यार ये टायर की आवाज़ क्यों आ रही है या फिर विंड की आवाज़। बट आप ये याद रखिए कि यहाँ पर इंजन नॉइज़ उस चीज़ को दबाने के लिए नहीं है, इसलिए शायद आपको वो आवाज़ है। लेकिन जनरली अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों से तो बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही वेल इंसुलेटेड यहाँ पर इस गाड़ी का कैबिन है। रेंज की अगर हम लोग बात करें तो 500 किलोमीटर्स की इसकी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड में 350 किलोमीटर्स प्लस आपको रेंज देगी अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो भी। अगर आप RS वर्जन देखें तो वहाँ पर चूँकि डिस्चार्ज रेट ज़रा ज़्यादा है, ज़्यादा पावर बनती है वहाँ पर, तो वहाँ पर 485 के आसपास आपको रेंज मिलती है। तो ज़रा कुछ 15-20 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी रेंज मिलती है। बैटरी पैक दोनों ही गाड़ियों में सेम है और पोर्शे टायकान जो गाड़ी है वो गाड़ी भी इसी गाड़ी के प्लेटफॉर्म को शेयर करती है और वहाँ पर भी बैटरी पैक सेम है। परफॉर्मेंस भी अगर आप RS का टायकान के साथ में कंपेयर करेंगे तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग 0 to 100 अपना 3.3 सेकेंड्स में करती हैं। ये जो गाड़ी है, ये वाली गाड़ी ज़रा कम करती है 4.1 सेकेंड्स में, लेकिन एक 2.3 टन यानी 2300 किलो की गाड़ी के लिए इतना जल्दी अपना 0 to 100 करना एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है। ऑल इन ऑल अगर आपको एक प्रॉपरली हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार चाहिए तो इस गाड़ी से बेहतर ऑप्शंस फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है। पोर्शे टायकान है या फिर इसी का RS वर्जन आप ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह का अनुभव ये गाड़ी आपको देगी शायद ही और कोई, आप सिर्फ इलेक्ट्रिक कार की बात मत कीजिए, और कोई गाड़ी भी शायद ना दे पाए। सस्पेंशन भी यहाँ पर काफ़ी फर्म है। ऑफकोर्स इट्स ए स्पोर्ट्स कार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनकंफर्टेबल है। फर्म है लेकिन फिर भी काफ़ी एब्जॉर्बेंट है, अनलेस आप बहुत ही ख़राब रफ रास्तों पर चला रहे हो। वेल पेव्ड रास्तों पर अंडुलेशंस वगैरह जो होते हैं, मामूली ख़राब रास्तों को भी ये ठीक ठाक अपने स्ट्राइड में लेती है। हालांकि फर्म है क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है, लेकिन अनकंफर्टेबल कभी भी महसूस नहीं होती। वेल डैम्प्ड है और ये जो ऑप्शनल एयर सस्पेंशन है इसके साथ ये काफ़ी अच्छे से चलती है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं आपको 4 मोड्स मिलते हैं, एफिशिएंसी, कंफर्ट, डायनामिक और इंडिविजुअल। और साथ ही यहाँ पर अगर आप चाहें तो सस्पेंशन को रेज कर सकते हैं ताकि ख़राब रास्ते अगर आपके सामने आए और अगर क्लियरेंस का इशू है तो आप इसे रेज करके बाधा जो है उसे आसानी से पार कर पाएँ। ओवरऑल नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर, इट्स अ प्रॉपर्ली थ्रिलसम एक्सपीरियंस। आपको मज़ा आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कभी आपको मौका मिले और आप ये गाड़ी चलाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से एक्सेलरेट करती है और कैसे इलेक्ट्रिक कार्स आजकल पेट्रोल कार्स से भी ज़्यादा आनंददायक हो गई हैं। तो
तो दोस्तों इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की तो बात हो गई, अब हम लोग इसकी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। और आप इस गाड़ी को बस एक नज़र देखिए, आपको इससे प्यार हो जाएगा। बहुत ही स्पोर्टी कार है, बिल्कुल भी आपको इसे देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई इलेक्ट्रिक कार की ओर देख रहे हैं। एक प्रॉपर परफॉर्मेंस कार की तरह नज़र आती है। बहुत ही लो है, बहुत ही वाइड है, और यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। यहाँ पर ये जो हेडलाइट्स हैं ये लेज़र लाइट्स हैं, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फिट में मैट्रिक्स LED लाइट्स मिलती हैं, और जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये जो लाइट्स हैं एक बहुत ही खूबसूरत नृत्य पेश करती हैं। यहाँ देखिए जो DRLs हैं वो पहले हाफ में जाते हैं, उसके बाद पूरी तरह बाहर जाते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जो DRLs हैं ये भी स्वाइप आउट हैं, और साथ ही जो ब्लिंकर्स हैं ये भी स्वाइप आउट हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो स्वाइप आउट ब्लिंकर्स और DRLs हैं ये स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है, ये भी एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा है। लेज़र लाइट्स तो खैर ऑप्शनल है ही, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। उनमें से अगर आप यहाँ पर ये जो डमीज़ देख रहे हैं ADAS के, ये यहाँ पर आपको नहीं मिलते इंडिया में। ये मेरे ख्याल से एक ओमिशन है, और यहाँ पर आपको शायद लग रहा होगा कि ये कैमरा है, लेकिन इस गाड़ी में ये ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इसे लेना है, अगर आप 360 डिग्री कैमरा चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैसा देना होगा। आप ये जो रिंग्स हैं इन्हें भी ब्लैक कलर में ले सकते हैं। सामने ये जो बम्पर और इनलेट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पूरा पियानो ब्लैक फिनिश आपको नज़र आ रहा है, इसे आप बॉडी कलर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। और ये जो कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टैक्टिक्स ग्रीन कलर जो है, ये भी एक एडिशनल ऑप्शनल एक्स्ट्रा कलर है। यहाँ पे स्टैंडर्ड 9 कलर्स हैं और ये उनमें से एक नहीं है। तो अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव कलर चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑडी को एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। अब अगर हम इस गाड़ी को साइड से देखें तो इसके जो व्हील्स हैं ये 20 इंच के हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। साथ ही आगे और पीछे यहाँ पर एयर इनलेट्स हैं ताकि एयर टर्बुलेंस पैदा ना हो, और अंदर आपको एकदम साइलेंट कैबिन मिले। आगे और पीछे ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कार्बन सेरामिक ब्रेक्स भी ले सकते हैं। साथ ही ये जो कैलिपर्स हैं इसे भी स्पोर्टी कलर्स में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन चीज़ों के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। ये जो एयर आउटलेट है यहाँ पर, ये ज़रा बाहर निकला हुआ है, काफ़ी एंगुलर सा लुक देता है फेंडर को, और इस गाड़ी की जो स्पोर्टी अपील है उसमें इजाफा करता है। साइड को आप अगर देखेंगे तो एक कूपे शेप लिए हुए है। यहाँ पर आपको 4 डोर्स मिलते हैं, 4 सीट्स भी मिलती हैं, लेकिन देखने में एक प्रॉपर 2 डोर स्पोर्ट्स कार जैसी लगती है। हालांकि ये GT है, लेकिन देखने में बहुत ही स्पोर्टी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। नीचे आप जो ये ब्लैक ट्रीटमेंट देख रहे हैं ये भी एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। ORVMs यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक कलर्स में आपको मिलेंगे। सनरूफ यहाँ पर पैनोरामिक है, यानी कि पूरी सनरूफ कर्व्ड है और पूरी रूफ को कवर करती है, लेकिन ये स्लाइडिंग सनरूफ नहीं है, यानी कि यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आप सनरूफ को खोल नहीं सकते। यहाँ पर एक जो फीचर और मिसिंग है वो ये है कि हेडलैम्प्स पर वॉशर्स होने चाहिए थे, लेकिन वॉशर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। सामने आपको 245 सेक्शन टायर मिलता है, लेकिन पीछे वाला टायर जो है ये ज़्यादा बड़ा है, 285 सेक्शन टायर्स है। आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको काफ़ी लो प्रोफाइल टायर्स मिलते हैं, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस कार है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े बम्प पर शायद आपको ऐसा लगे कि नीचे से बेली स्क्रैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो एडेप्टिव एयर सस्पेंशन ऑप्शनल एक्स्ट्रा के तौर पे ले सकते हैं, जिससे कि लगभग 4 सेंटीमीटर तक आप इसकी राइड हाइट बढ़ा करके ख़राब रास्तों पर भी कुछ हद तक इस गाड़ी को लेकर के जा सकते हैं। पीछे से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आगे की ही तरह यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत टेल लैंप्स मिलेंगे, जो कि सामने वाली स्टाइल से ही प्रेरित हैं। और ये दोनों जो टेल लैंप्स हैं ये कनेक्टेड हैं। ये जो यूनिट है ये जल उठती है। साथ ही पीछे भी आपको जो ब्लिंकर्स मिलते हैं ये स्वाइप आउट हैं। ये जो स्पॉइलर आप देख रहे हैं ये एक्टिव है, 80 किलोमीटर्स पर आवर के बाद ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है। और ये जो डिफ्यूज़र आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाकई में काम करता है, ये एक 4 डिफ्यूज़र नहीं है। और पीछे का कैमरा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसका बूट जो है ये पावर्ड है, और आप अगर अपना लेग इस तरह से नीचे स्वाइप करेंगे तो ये इस तरह से ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और अंदर आपको 405 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स कार के लिए ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो स्पेयर व्हील है वो इसके ऊपर ही आकर के बैठेगा, और फिर आपके पास अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं बचेगा। तो अगर आपके पास स्पेयर व्हील यहाँ पर नहीं है तो आप एक छोटे वीकेंड पर डेफिनेटली जा सकते हैं। एक बड़ा सूटकेस यहाँ पर आ जाएगा और साथ ही कुछ छोटे बैग्स भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये कार उस काम की नहीं है।
यहाँ पर एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी है, जिससे कि आप इस गाड़ी में जो एक टायर इन्फ्लेटर आता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पर है। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है और दोनों तरफ आपको कुछ और एडिशनल स्पेस भी मिलता है। ये वाला बटन दबा करके आप बूट को बंद कर सकते हैं। अगर आपको बूट बंद करने के साथ साथ गाड़ी लॉक भी करनी है तो ये वाला बटन आप दबा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बूट जो है ये सिर्फ एक बूट के तौर पे खुलता है, पूरा विंडो पीछे से नहीं खुलता है, जो कि RS7 में आपने देखा होगा जिसे हम नॉच बैक बोलते हैं, उस तरीके से ये नहीं खुलता है। देखने में एक गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और सामने ट्रेडिशनल गाड़ियों में जैसा आपने देखा होगा इंजन होता है, तो यहाँ पर इंजन नहीं है, और क्योंकि ये फ्रंट है और यहाँ पर नीचे ट्रंक है तो इसे फ्रंक कहा जाता है। और इसे खोलने के लिए जो बटन है वो एक बड़ी ही ऑड जगह पर दिया गया है, और ये बटन यहाँ से दबा करके इस तरह से आप इस फ्रंक को खोल सकते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं, तो आपको ज़रा हेल्प मिलती है जब ये ऊपर जाता है। लगभग 85 लीटर्स का बूट स्पेस है यहाँ पर, जो कि इस स्टैंडर्ड चार्जर ने ले लिया है। तो अगर आप चार्जर के साथ चल रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लेकर के नहीं चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ 1-2 हैवरसैक्स रखने के लिए जगह मिल जाएगी। ये पैनल आप हटा करके देखेंगे तो आप यहाँ पर ये एक चीज़ पाएंगे जिस पर पोर्शे लिखा हुआ है, और ये एक टूल किट है। अब पोर्शे यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो गाड़ी है ये बहुत सारे कंपोनेंट्स अपने पोर्शे टायकान के साथ में शेयर करती है। और यहाँ पर अगर आप बैटरी कैपेसिटी देखें, परफॉर्मेंस देखें, इस गाड़ी का जो RS वर्जन है उसका परफॉर्मेंस अगर आप टायकान के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये गाड़ी और टायकान जो है ये काफ़ी सिमिलर है। ये यहाँ पर आपके पास इन्फ्लेटर किट है जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी, और अगर आपका टायर प्रेशर लो होता है तो आप 12 वोल्ट पावर सॉकेट से इस गाड़ी का टायर जो है उसे इन्फ्लेट कर सकते हैं। यहाँ पर टायर मोबिलिटी सिस्टम की रिपेयर किट है, और ये टो हुक है, साथ ही ये हैज़र्ड ट्रायंगल भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा आपको दोनों ही तरफ चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं, और इन सॉकेट्स को खोलने के लिए आपको सिर्फ इस तरह से इस फ्लैप को टैप करना है, और यहाँ पर ये आपको चार्जिंग सॉकेट नज़र आएगा। अब ये कितना जल्दी चार्ज होती है ये डिपेंड करता है कि आपकी पावर सप्लाई कैसी है। अगर आप इसे 11 किलोवाट होम चार्जर पर चार्ज करते हैं तो 5 to 80% ये लगभग 9.5 यानी कि 9 hours 30 minutes में चार्ज हो जाएगी। अगर आप इसे 22 किलोवाट्स के सॉकेट से चार्ज करते हैं तो लगभग 5 घंटे 15 मिनट में 5 to 80% चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग जिसे कहते हैं 270 किलोवाट DC चार्जर से चार्ज करते हैं, जो कि इंडिया में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो केवल 22.5 मिनट्स में ये 5 to 80% चार्ज हो जाएगी। लेकिन उस चार्जर के लिए आपको जर्मनी जाना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिए कि अगर एक सॉकेट खुला है तो दूसरा वाला सॉकेट नहीं खुलेगा। एक वक्त पे आप दोनों में से सिर्फ एक ही सॉकेट यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अंदर बैठते हैं, लेकिन उससे पहले इस चाबी को देख लेते हैं। बड़ी ही स्लिम सी चाबी है, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पर आपको ई-ट्रॉन की ब्रांडिंग ज़रूर मिलेगी। लॉक और अनलॉक के साथ साथ बूट रिलीज़ के लिए भी यहाँ पर आपको बटन मिलता है। लेकिन अगर आप गाड़ी में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और डोर्स आपका प्रेजेंस डिटेक्ट करके अपने आप खुल जाएंगे। और ये डोर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक स्पोर्ट्स कार है, तो यहाँ पर आपको फ्रेमलेस विंडोज़ मिलते हैं और देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं। जब खुल जाते हैं तो गाड़ी और भी ज़्यादा आकर्षक लगती है। अब ये डोर पैनल जो है ये बड़ा ही खूबसूरत सा 3D लुक लिए हुए हैं। जनरली आपको एक बड़ा ही फ्लैट सा पैनल मिलता है, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लेयर्स नज़र आएंगे। ये देखिए बाहर निकला हुआ है ये वाला पार्ट, ये पार्ट फिर से अंदर जाता है, ये पार्ट फिर बाहर निकलता है। और अगर आप डोर पुल्स का एरिया भी देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से 3 डायमेंशनली एंगुलर शेप लिए हुए है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये पैनल देख करके भी आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी ही स्पोर्टी, बड़ी ही खूबसूरती से बनाई हुई गाड़ी है। ये सारे मटेरियल्स सॉफ्ट टू टच हैं। यहाँ पर आपको लेदर मिलता है और यहाँ पर आपको हीटेड मिरर्स भी मिलेंगे, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मिलता है, 1 टच डाउन फॉर ऑल द विंडोज़। लेकिन यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर नहीं मिलता है, तो अगर आपको बॉटल स्टोर करनी है तो ज़रा तकलीफ़ डेफिनेटली होगी। फ्रंक को ओपन करने के लिए जो बटन है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर मौजूद है। और पीछे का बूट जो है उसे ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको ये बटन दिया गया है। यहाँ पर ऑडियो सिस्टम स्टैंडर्ड जो है वो ऑडी का सिस्टम आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस गाड़ी में जो सिस्टम लगा हुआ है बैंग एंड ओलिफ्सन का 16 स्पीकर सिस्टम है, जिसे आप ऑप्शनली ख़रीद सकते हैं एक्स्ट्रा पैसा दे करके।
अंदर जाने से पहले हम लोग ये e-tron GT की इल्यूमिनेटेड स्क्रफ प्लेट भी देख लेते हैं, जो कि रात में बहुत ही आकर्षक लगती है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये स्टैंडर्ड फिटमेंट है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। सीट्स यहाँ पर स्टैंडर्ड सीट जो है ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्पोर्ट सीट्स भी ऑप्शनली खरीद सकते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट ऑप्शंस मिलती हैं। वो सीट्स ज़्यादा स्पोर्टी हैं। यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड पर 2 वे मेमोरी एडजस्टमेंट मिलता है, लेकिन पैसेंजर साइड पर आपको मेमोरी एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। ये आपको याद रखना है। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो स्पोर्ट्स कार होने के नाते ये काफ़ी नीची है और जो उम्रदराज लोग हैं उन लोगों को शायद ज़रा तकलीफ़ हो अंदर बैठने के लिए। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही वेल बोल्स्टर्ड हैं। हालांकि मैंने इससे भी ज़्यादा वेल बोल्स्टर्ड सीटें देखी हैं और कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ आती हैं जहाँ पर ये बोल्स्टरिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं मैकेनिकली, लेकिन यहाँ पर वो फीचर मौजूद नहीं है। आपको डेड पेडल मिलेगा। लाइटिंग से संबंधित सारे कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। आपको ऑल वेदर लाइटिंग भी मिलती है, रियर फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। और जो मैंने 3D लुक की बात आपसे की थी, वो आप अगर इस एक्सट्रूडिंग पैनल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा डैश भी एक बड़ा ही ब्यूटीफुल मल्टी लेयर्ड 3D लुक लिए हुए है और देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। यहाँ पर आपको ये स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है और इसे चालू करने के बाद आपको किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है। और ये स्टीयरिंग जो है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे प्रीमियम कार्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिलता है। और ये जो कंट्रोल है ये भी काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि जनरली आपको साइड में इसका कंट्रोल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको नीचे की ओर दिया गया है। ये स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है विद सैटिन सिल्वर इंसर्ट्स, डी कट। और अगर आप इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो बेहद खूबसूरत, बेहद उम्दा डैशबोर्ड यहाँ पर आपको नज़र आएगा। 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। 12.3 इंच की आपको यहाँ पर ऑडी वर्चुअल कॉकपिट मिलती है, जो कि कस्टमाइजेबल है। इसके साथ ही साथ अगर आप मटेरियल्स देखेंगे और जिस तरह से इस पूरे डैशबोर्ड को बनाया गया है, बहुत ही आधुनिक लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और कोई और गाड़ी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह का ट्रीटमेंट जनरली नज़र नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ डैशबोर्ड है। चलिए यहाँ पर और क्या क्या फीचर्स हैं हम लोग देखते हैं। अब ऑडी वर्चुअल कॉकपिट जो है यहाँ पर, ये भी काफ़ी नया वर्जन है। और यहाँ पर एक ख़ास बात जो है वो ये है कि इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, क्लासिक, स्पॉट और ई-ट्रॉन स्पॉट। और इनमें से आप जैसे ही कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑडी वर्चुअल कॉकपिट का लेआउट भी उसी तरह से चेंज हो जाता है। तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसे अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रियर व्यू कैमरा देखेंगे तो स्टैंडर्ड आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, और जो स्टैंडर्ड कैमरा है उसका भी रेजोल्यूशन कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। हालांकि एक अच्छी फीचर यहाँ पर जो है वो ये है कि आप रियर व्यू कैमरा को क्लीन कर सकते हैं वॉशर के थ्रू। हालांकि हेडलाइट्स को क्लीन करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, लेकिन रिवर्स कैमरा को आप डेफिनेटली क्लीन कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टैंडर्ड फिटमेंट होना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक 30 कलर एम्बियंट लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, और ये 30 कलर्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्पेशल सेक्शन भी मिलता है चार्जिंग एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी का बैटरी लेवल कितना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशल सेक्शन है जो आपको जनरली नॉर्मल ऑडी कार्स में नहीं नज़र आता। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ऑडी ड्राइव सेलेक्ट के अंतर्गत अगर आप एडेप्टिव सस्पेंशन के साथ जाते हैं तो आप इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है उसे रेज़ कर सकते हैं, और ख़राब रास्तों पर चलने के लिए लगभग 4 सेंटीमीटर यानी 40 mm तक इस गाड़ी की राइड हाइट बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप किसी ख़राब स्पीड बम्प पर से गुजरना चाहते हैं तो ये बटन दबा करके आप राइड हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एफिशिएंसी, कंफर्ट और डायनामिक मोड भी नज़र आएंगे। अब हालांकि यहाँ पर ADAS सिस्टम्स नहीं है, लेकिन लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम यहाँ पर डेफिनेटली आता है, और ये एक छोटी ADAS से संबंधित फीचर है जो यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा अगर आप सेफ्टी की बात करें तो 9 एयरबैग्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। बहुत ही सेफ कार है और सेफ्टी के मामले में यहाँ पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया गया है। बाकी बहुत सारी फीचर्स यहाँ पर जो हैं ये काफ़ी फेमिलियर हैं। हमने पहले भी दूसरी ऑडी कार्स में ये सारे फीचर्स देखे हैं, तो मैं उनके ऊपर नहीं जाऊँगा। इस सब के अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आप डैशबोर्ड को देखेंगे तो ऊपर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं। बीच में आपको बड़ा ही 3D किस्म का एक ट्रीटमेंट नज़र आएगा।
ये जो मटेरियल है ये ग्लॉसी ब्लैक पियानो ब्लैक किस्म का मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स आपको बहुत इजीली नज़र आ जाएंगे। ई-ट्रॉन की ब्रांडिंग है और ये जो रेसेस है यहाँ पर आपको अगेन एक 3D किस्म का एम्बॉसिंग नज़र आएगा। और ये जो नीचे वाला लेवल है ये फिर से बाहर निकलता है, तो काफ़ी मल्टी लेयर्ड किस्म का लुक यहाँ पर दिया गया है और बहुत ही प्रीमियम नज़र आता है। बहुत ही अलग अलहदा किस्म का एक ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और यहाँ से जैसे नीचे आप आएंगे तो आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल नज़र आएगा। पीछे एक सेपरेट जोन है, यानी कि ओवरऑल 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। और ये फिजिकल बटन्स जो हैं ये ड्राइवर के लिहाज से काफ़ी यूज़फुल हैं, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं और मुझे यही सिस्टम ज़्यादा बेहतर लगता है। ड्राइव सेलेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्क्रीन आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और इसे इस तरह से टैप करके आप वापस ऑन भी कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर यहाँ से बंद हो जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ से बंद हो जाएगा। और एक ख़ास चीज़ जो आपको यहाँ नज़र आएगी वो ये है कि पैसेंजर के लिए यहाँ पर वॉल्यूम और ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसे इस तरह से स्लाइड करके आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और उल्टा इस तरह से स्लाइड करके वॉल्यूम कम कर सकते हैं। ये टच सेंसिटिव है, यहाँ पर आप ट्रैक्स भी चेंज कर सकते हैं और चाहे तो ऑडियो को बंद भी कर सकते हैं या म्यूट भी कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये एक स्लॉट है जहाँ पर आप अपना वॉलेट रख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर ये एक स्टोरेज एरिया आपको दिया गया है जहाँ पर वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है। एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट नज़र आएगा, 2 टाइप सी USB सॉकेट्स नज़र आएंगे और ये स्पेस तो खैर यहाँ पर है ही, जिसमें आप लगभग अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो 2 या 3 वॉलेट्स अंदर रख सकते हैं। इनर ORVM ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑटो डिमिंग है और पैसेंजर और ड्राइवर दोनों ही साइड पर आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं जो कि इल्यूमिनेटेड हैं। हेडलाइनर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ब्लैक कलर का हेडलाइनर आपको मिलेगा। आगे 2 लाइट्स हैं और सनरूफ जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्लाइडिंग या टिल्टिंग टाइप नहीं है। यहाँ पर आप सनरूफ को वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये टिंटेड है तो डायरेक्ट सनलाइट आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। फ़िलहाल हम लोग दोपहर के वक्त शूट कर रहे हैं और ऊपर से डायरेक्ट लाइट आ रही है, लेकिन हम लोगों को उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ग्लव बॉक्स की अगर आप बात करें तो ग्लव बॉक्स का साइज़ ठीक ठाक है, इल्यूमिनेटेड भी है, लेकिन ये ग्लव बॉक्स यहाँ पर कूल्ड नहीं है। सामने वाले पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स हाइट एडजस्टेबल है। सीट्स जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर मैं इसके विजुअल एस्पेक्ट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्पेशल लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बड़ी ही स्पेशल कार में बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर डेफिनेटली होनी चाहिए थी। एक और चीज़ जो यहाँ पर मिसिंग है वो ये है कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं है। हालांकि वायर्ड तौर पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वायरलेस सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपको ऑडी स्मार्टफोन इंटरफेस मिलता है, जिसके द्वारा आप कुछ ऐप्स को यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपके फ़ोन की स्क्रीन से कुछ ऐप्स यहाँ पर नज़र आएंगे और आप उन्हें यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर आपको 9 एयरबैग्स मिलते हैं और ये बहुत ही सेफ़ कार है। सेफ्टी के लिहाज से आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ये अपनी तरह की सबसे ज़्यादा सेफ़ कार्स में से एक है। ऑडियो सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड ऑडी सिस्टम जो है वो ज़रा कम आउटपुट का आता है, लेकिन ऑप्शनली आप बैंग & ओलिफ्सन सिस्टम ले सकते हैं जहाँ पर आपको 16 स्पीकर्स मिलते हैं और ये सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। इस सिस्टम की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस सब के अलावा अगर मुझे शिकायत ही करनी हो तो शायद यहाँ पर हेड अप डिस्प्ले भी हो सकता था, और अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम फ़ीचर नहीं बची है। अगर एक बलेनो जैसी गाड़ी ये फ़ीचर एज अ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट दे सकती है तो मेरे ख्याल से इस तरह की प्रीमियम गाड़ियों में भी ये फ़ीचर आनी चाहिए। ओवरऑल यहाँ पर बैठ करके आपको डेफिनेटली बहुत प्रीमियम एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि आप बड़ी ही ख़ास गाड़ी में बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ छोटे मोटे फीचर जो मिसिंग हैं या फिर जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के अंदर नहीं आते हैं वो कभी कभी शायद आपको थोड़ा सा खल सकता है। चलिए पीछे चल के देखते हैं कि इस 4 डोर GT में पीछे कितना स्पेस है और क्या आप 4 लोगों के साथ इस गाड़ी में आराम से चल सकते हैं। आगे की तरह पीछे वाले डोर्स भी फ्रेमलेस विंडोज़ के साथ आते हैं और देखने में उतने ही आकर्षक लगते हैं, और अंदर का जो पैनल है ये भी आगे की तरह ही 3D लुक के साथ आता है। देखिए यहाँ पर जो लेवल्स हैं अलग अलग हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। हालांकि यहाँ पर भी आपको आगे की तरह ही बॉटल होल्डर नहीं मिलता है। ये डोर पुल्स बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। यहाँ पर चारों तरफ सैटिन सिल्वर फिनिश में आपको बड़ा ही एंगुलर लुक मिलता है और ये सारे ही मटेरियल्स यहाँ पर सॉफ्ट टू टच हैं, तो काफ़ी प्रीमियम फील यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन जो रूफ लाइन है ये काफ़ी लो है और सीटिंग काफ़ी नीची है। स्क्रफ प्लेट्स इल्यूमिनेटेड आगे की ही तरह, और आगे की ही तरह जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सीट काफ़ी नीची है, आपको अपना सर भी ज़रा संभालना होगा। और जैसा हमने देखा था आगे की तरह यहाँ पर
जो बुजुर्गवार लोग हैं उनके लिए ये सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी। थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन नी रूम यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो फ्लोर में बैटरीज हैं उन्हें स्कूप आउट किया गया है ताकि आपके पैरों के लिए यहाँ पर ठीक से जगह बन पाए। हेडरूम 5 फुट 10 इंच तक का अगर कोई व्यक्ति है मेरी हाइट का तो उसके लिए जस्ट अबाउट सफिशिएंट है। मेरे से ज़्यादा लंबे लोगों के लिए जो रूफ़ है वो डेफिनेटली हेड पे बम्प करेगी। तो अगर आप किसी ख़राब रास्ते पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो हेड है वो रूफ़ के अगेंस्ट बहुत ही फोर्सफुली ब्रश करेगा अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा है तो। बीच में आपको ये आर्म रेस्ट भी मिलता है और यहाँ पर 2 बड़े कप होल्डर्स भी हैं। ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ के कारण बिल्कुल भी पीछे बैठ कर के क्लास्ट्रोफोबिक नहीं लगता है, काफ़ी खुला खुला एहसास होता है। हालांकि पीछे की विंडो ज़्यादा बड़ी नहीं है और इसकी हाइट भी काफ़ी ऊपर है, लेकिन तो भी यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी घुटन वाली जगह पर बैठे हुए हैं। सीट जो है स्कूप्ड आउट है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई मैगजीन होल्डर या कोई और स्पेस नहीं दिया गया है। पीछे आपको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये बटन्स मिलते हैं और ये 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल का हिस्सा है। यहाँ से आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्शन। दोनों साइड्स की सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है फॉर अ स्पोर्ट्स कार। ये एक 4 डोर GT कूपे है, तो उस लिहाज से यहाँ पर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि लेग रूम काफ़ी अच्छा है और नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगर एक नॉर्मल कार होती तो शायद मैं शिकायत करता, लेकिन ये जानते हुए कि ये एक स्पोर्ट्स कार है मैं यहाँ पर ज़्यादा शिकायत बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर आपके पास दोनों तरफ ये 2 हुक्स भी दिए गए हैं और ये रीडिंग लाइट भी आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ हालांकि बीच वाला जो ये पार्ट है यहाँ पर आप किसी पैसेंजर को नहीं बिठाना चाहेंगे क्योंकि ये काफ़ी रेज्ड है और ये हम्प भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है थर्ड पैसेंजर के लिए और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी नज़र आएंगे। तो फॉर अ 4 डोर कूपे GT मेरे ख्याल से ये जो सीट्स हैं ये कंप्लेन करने लायक नहीं है और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो दोस्तों इस गाड़ी की कीमत है 1.8 करोड़ रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये कोई सस्ती कार नहीं है और मेरी अकेली शिकायत इस गाड़ी से ये है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मेरे ख्याल से ज़रा और ज़्यादा होना चाहिए था। अगर आप इसे कंपेयर करें तो इस तरह के सेगमेंट में इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कोई और कार नहीं है एक्सेप्ट पोर्शे टायकान, जो कि इसी ग्रुप की एक दूसरी ग्रुप कंपनी है। और उस गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें तो जो RS वर्जन है इस गाड़ी का उससे मिलता जुलता ही, हालांकि वो गाड़ी ज़रा और ज़्यादा महंगी है। तो अगर आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल रेंज वाली गाड़ी चाहिए जो लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक आपको बिना किसी प्रॉब्लम के लेकर जा सके, और अगर आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ पलट के देखें, तो इससे बेहतर गाड़ियां आपको इलेक्ट्रिक रेंज में फ़िलहाल भारत में नहीं मिलेंगी। और अगर आप e-tron SUVs देखें तो ऑडी के e-tron SUVs के साथ ये गाड़ी कुछ ऐसी गाड़ियों में से एक है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। तो उस लिहाज से हमें बधाई देनी होगी ऑडी को कि उन्होंने अपनी रेंज की सबसे बेहतरीन गाड़ियां यहाँ पर उतारी हैं और इन गाड़ियों से बेहतर फ़िलहाल इलेक्ट्रिक बाज़ार में दूसरी गाड़ियाँ भारत में मौजूद नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके ऑडी e-tron GT से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सबके जवाब आपको मिल पाए। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई और सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि सारे सवालों के जवाब दें। अगर आपको हमारा लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पसंद आता है, हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच रहे वो पहुंचे। हालांकि हमने देखा है कि बेल आइकन दबाने के बावजूद भी आजकल लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ये ज़रूर कर सकते हैं। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।